इन दी एंड आप अगर प्रैक्टिस अगर रेगुलर करते हैं तो वो एक इंट्यूशन होता है जो एक अंदर डेवलप हो जाता है। तो वो क्वेश्चन अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे ना, तभी वो वहाँ पे एग्जाम में जाके आपको थोड़ा क्रैक करेगा कि यार ये क्वेश्चन मुझे एक्चुअल में अटेम्प्ट करना है या नहीं करना है। क्योंकि फैक्चुअल जो क्वेश्चंस है वो तो सबके लिए, वो किसको आता है नहीं आता नहीं आता है। और ऐसे क्वेश्चन 10 से 20 मिल जाएंगे आपको। Hello everyone, welcome to Chamomile Tea with Toppers, an initiative by Unacademy. I'm your host for today, आशीष फुटान, and आज हमारे साथ एक बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी बैठे हुए हैं। इन्होंने खुद गेट एग्जामिनेशन क्रैक किया हुआ है। इंजीनियरिंग सर्विसेज में सर का रैंक अभी फर्स्ट है फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल ब्रांच। ये कई लोगों का सपना होता है कि वो देश के बड़े बड़े टेक्निकल एग्जामिनेशंस को क्रैक करें और एक बड़े पोजीशन पे जाएं। आज हमारे साथ हैं अखिल कुमार जी। सर हेलो, स्वागत है आपका। हेलो सर। आज आपको यहाँ पर अपने सारे सीक्रेट शेयर करने हैं, बताना है कि कैसे एक स्टूडेंट एक टॉपर बनता है, क्योंकि आपने एक बहुत यंग एज में एग्ज़ाम क्रैक किया हुआ है। पहले तो आप अपने बारे में बताइए। सर, माय नेम इज़ अखिल कुमावत एंड आई एम फ्रॉम जयपुर, राजस्थान. आई हैव डन माय स्कूलिंग फ्रॉम DAV पब्लिक स्कूल जयपुर and I completed my 12th in 2016, and then I joined MNIT and did BTech in electrical engineering from 2017 to 2021. So basically I am 2021 pass out, and meanwhile in third year I started my preparation for engineering services and GATE both, which I now felt that that was one of the best decisions for me, because both the exams actually help each other in a particular way. And so I started my preparation in third year, and I appeared in GATE twice. In 2021 my rank was around 1100, and in second attempt it was around 60. It was 62. And I also appeared in engineering services. In first attempt I went till the interview. I could not clear it. I was short of 14-15 marks, and this year I secured All India rank 1. Okay. So And yesterday I also got a chance to meet the renewable personalities of our country, and honorable Prime Minister, President, and the other ministers, cabinet ministers. I also got a chance to meet them, and like personally meeting them, interacting with them, because all the toppers from engineering services and various other services like civil service examinations and CAT toppers were also invited yesterday to Rashtrapati Bhavan. Really good. Congratulations for your success. Thank you, And sir. आज आपको बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को बतानी है, कैसे ये सफ़र आपने तय किया। पर इससे पहले कि व्हाट वाज योर मोटिव, कैसे आपने ये जाना कि आपको गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी करनी, वो भी इतने अर्ली स्टेजेस में ही आपको पता चल गया था कि यार अब तो करना है इस एग्ज़ाम को? सर, जैसे कि हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे जेई के टाइम पे भी, तो जेई बेसिकली आगे जाके इसका मतलब इसका बेनिफिट क्या, आप किस स्ट्रीम में जा सकते हैं, तो इंजीनियरिंग वाज वन ऑफ द ऑप्शन। एंड सिंस माई स्कूलिंग आई वाज गुड इन स्टडीज़, सो मैंने और बाकी साथ फ्रेंड्स वगैरह भी थे, तो एक हो जाता है कि यार इंजीनियरिंग करना है नहीं करना है, आर्ट्स में जाना है कॉमर्स में जाना है, तो वो 11 से ही चल रहा था। देन वो 2 साल में फिगर आउट कर लिया था कि हाँ इंजीनियरिंग करना है, एंड देन बेस्ट वाज टू स्कोर गुड इन JEE मेंस टू गेट बेटर कॉलेज टू गेट अ गुड कॉलेज अक्रॉस द कंट्री, और टू स्कोर वेल इन द एडवांस। सो मैंने JEE मेंस को क्रैक किया, एंड देन आई गॉट इनटू MNIT जयपुर। सो उसी ड्यूरेशन से उस टाइम पे जब मैं एंटर कर रहा था, तो बेसिकली मेरा 1 साल जा चुका था। तो मैंने ये सोचा कि यार उस 1 साल को आगे कैसे यूटिलाइज़ किया जाए। लाइक 1 साल की अगर आप गवर्नमेंट जॉब का गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, कोई भी PSU में अगर आप जा रहे हैं, तो उसमें ये होता है कि थोड़ा टाइम लगता है, लाइक प्रिपरेशन थोड़ा चाहिए होता है। और मोस्टली लोग सोचते हैं कि यार हम लोग है ना कॉलेज के बाद प्रिपरेशन करेंगे। ये चीज़ लकीली मुझे कहीं से पता चली, लाइक वही सोशल मीडिया के थ्रू मुझे पता चली। मैं कोई वीडियो ही देख रहा था, तो उन्होंने ये चीज़ बड़ी डिस्कस की थी कि यार हम लोग सोचते हैं कि हम लोग पहले जॉब कर लें, सिक्योर कर लें, देन उसकी प्रिपरेशन करें। तो मैंने सोचा कि क्या ये पॉसिबल है कि हम लोग लाइक इंजीनियरिंग ख़त्म होते होते ही स्टार्ट कर दें, देन इन 1 or 2 years इफ़ वी कैन क्रैक इट और नॉट। तो ये चीज़ मैंने सोची, और काफ़ी बोल्ड डिसीजन था। और मैंने फिर यही सोचा कि यार सबसे बेटर जगह तो घर ही होता है पढ़ने के लिए। और सिंस आई एम फ्रॉम जयपुर, तो वहाँ पे सभी सोर्सेज अवेलेबल हैं, पूरी फैसिलिटीज़ है। तो मैंने सोचा कि अब फिर MNIT ही ज्वाइन करना है। तो ब्रांच इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, यही 4 एक ब्रांच रहता है मेन कोर ब्रांचेस अगर हम बात करें तो। तब फिर मैंने इलेक्ट्रिकल को चूज़ किया,
क्योंकि इलेक्ट्रिकल 12th में थोड़ा फिजिक्स थोड़ा इंटरेस्ट बन गया था फिजिक्स तक आते आते, बाकी सब्जेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे एज़ कम्पेयर टू फिजिक्स, बट फिजिक्स में मुझे थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट थोड़ा ज़्यादा लाइक इट एक्साइटेड मी अ बिट, सो बिकॉज ऑफ दैट आई पिक्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। एंड देन बस वहीं से तब से ही पता था कि हाँ इतना नॉलेज हो गया था कॉलेज में एंटर होते होते कि हाँ ये 2 एग्ज़ाम्स भी होते हैं और इनके लिए प्रिपरेशन के लिए लाइक वेरियस कोचिंग्स है या फिर आप मतलब डिफरेंट सोर्स ऑफ मीडियम जिससे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो बस यही था कि जल्दी से जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। सो आई फेल्ट आफ्टर सेकेंड ईयर दैट नाउ इज़ द टाइम फॉर मी टू गेट स्टार्टेड सो दैट आई कैन सेव दैट 1 ईयर लेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेंटर करता हूँ अनअकैडमी पे, तो उन लोगों का मेन प्रॉब्लम क्या रहता है कि कॉलेज के साथ प्रिपेयर कैसे करें। एक्सक्यूजेस मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपने तो निकाला हुआ तो बाकी चीज़ें तो एक्सक्यूजेस ही है। कॉलेज के असाइनमेंट्स रहते हैं, सेमेस्टर्स बीच में आ जाते हैं, प्रोजेक्ट्स रहते हैं, थोड़ा सा मतलब आप कॉलेज में आते हैं, एन्जॉयमेंट भी रहता है, इन सब के बीच में कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? सर जहाँ तक जो लास्ट चीज़ आपने बोली कॉलेज का एन्जॉयमेंट, वो डेफिनेटली रिड्यूस करना पड़ता है। तो लाइक इट्स वन ऑफ द टफेस्ट डिसीजंस यू हैव टू टेक इन द कॉलेज। और जैसा कि बात करें हम इसी टाइम से जो प्रिपरेशन का था, तो उसमें ये था कि मैंने तो स्टार्ट कर ही दिया था टाइमली, और मोटिवेशन बेसिकली ये है कि आपको सब चीज़ तो छोड़नी तो पड़ेगी। अगर लाइफ में कुछ सक्सीड करना है, कुछ बड़ा करना है, तो 1 2 3 साल का गैप तो आप एक आएगा, मतलब ऐसा लगेगा कि आपको बस स्टिक होके लाइक एक जगह बस पढ़ाई करनी है, तो ये तो है। ओके एंड मतलब आप कैसे मैनेज करते थे अपना टाइम? हाँ सर, मैनेजमेंट ऐसा था कि लाइक मैंने कॉलेज मैंने पढ़ाई साथ में स्टार्ट कर दी थी। तो हुआ ये कि जैसे आपने बताया असाइनमेंट्स वगैरह और ये सब चीज़ें हैं, ये सब भी होता है, तो मैंने फोकस किया सबसे पहले नोट्स मेकिंग पे। लाइक अगर मैं अभी नोट्स वगैरह प्रॉपर अच्छे से बनाऊंगा, उनका रिवीजन अगर इतना भी अगर मैं कर पा रहा हूँ, तो ये भी एक चीज़ है कि जो शायद मे भी आगे जाके बेनिफिट करे। क्योंकि 4th ईयर में क्या होता है कि लास्ट सेमेस्टर में सिर्फ प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ होता नहीं है, क्लासेस वगैरह होती नहीं है किसी भी, अगर हम कॉलेज की बात करें तो टाइम मिलता है और टाइम अलग से थोड़ा निकालना भी पड़ता है। तो बस यही था कि 3rd ईयर से मैंने इसलिए स्टार्ट किया था कि 1 साल तो ऑलमोस्ट, क्योंकि मेरा दोनों प्रिपरेशन का था, गेट और ESE का, तो मैं जल्दी से जल्दी एक बेस बन जाए, और बेस बनेगा नोट्स अगर आपके पास प्रॉपर होंगे, देन यू कैन डू रिविजन, प्रैक्टिस एंड गिव टेस्ट सीरीज एंड ऑल। तो ये मैनेज करना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि सुबह 9 बजे कॉलेज जा रहे हैं, 4 बजे तक कॉलेज है, देन उसके बाद फिर आप पढ़ने के लिए टाइम निकाल रहे हैं अपना, और उसके साथ आपको कॉलेज का मैनेज करना है। तो जो हेक्टिक शेड्यूल थोड़ा ज़्यादा होता था, तो जब एग्ज़ाम टाइम होता था, कि इंजीनियरिंग में हमने देखा है कि मोस्टली सेट पैटर्न रहते हैं एग्जाम्स के, लाइक यू कैन क्रैक इट ईजिली। अगर आप 5-10 दिन पहले भी स्टार्ट करते हैं ना अगर पढ़ाई, तो लाइक यू कैन स्कोर। और बाकी तो लर्निंग तो आपकी है ही, बुक्स वगैरह, और वो आपको अलग से रेफ़र करनी ही पड़ती है, वो तो कॉलेज तो इज़ नॉट सफिशिएंट टू स्कोर सच कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो बस सर यही था। कैसा रहता था आपका शेड्यूल? आप 9 बजे जाते थे, 4 बजे आते थे, आपको कोचिंग भी जाते थे, कोचिंग को कैसे मैनेज करते थे? फिर उसके बाद घर आके मतलब रिवाइज भी कर रहे हैं, क्वेश्चंस भी बना रहे हैं, थोड़ा सा ये एक बता दीजिए। स्टार्टिंग सर थोड़ा स्मूथ था क्योंकि जस्ट छुट्टियों में ज्वाइन किया था, जून में ज्वाइन कर लिया था, तो 2-3 महीना ईजी रहा, कोई दिक्कत नहीं आया। देन उसके बाद जब कॉलेज स्टार्ट हुआ, फिर जब मिड टर्म्स आने लगे तब थोड़ा लगा, क्योंकि 9 to 4 या 5 तक है ना कॉलेज रहता था, देन 5 to 9 कोचिंग, देन आफ्टर 9 बैक टू होम। तो उसमें मैं कोशिश करता था कि जो डेली कोचिंग में पढ़ा जा रहा है, एटलीस्ट फॉर 1 आवर अगर मैं निकाल सकूँ और वो मैं रिवाइज कर सकूँ, सो इट माइट हेल्प मी लेटर। तो वही चीज़ पे फोकस था कि जो आज पढ़ा है उसको बस भूल ना जाऊँ बिल्कुल भी, जाके पढ़ लिया घर पे, अगर कुछ अलग से पॉइंट याद आ रहे हैं तो उनको कॉपी में नोट डाउन कर लिया, एंड देन जस्ट मूव फॉरवर्ड। क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास 2 साल है, एटलीस्ट 1.5 से 2 साल है, तो लाइक टाइम है। तो अभी बेसिक फोकस था लर्निंग पे, कि टू लर्न एवरीथिंग, ट्राई टू लर्न एवरीथिंग, नॉट टू मग अप थिंग्स। ओके। और प्रैक्टिस तो वो तो सब बात की बात है, वो तो जब एक बार थोड़ा बेस जब तक बनेगा नहीं तब तक आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर नहीं सकते अच्छे से, नहीं हो पाता है। ओके, मूव ऑन करते हैं प्रीलिम्स। कैसे तैयारी करनी चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? अगर कोई एकदम न्यूबी है तो उसको आप क्या सजेस्ट करेंगे? सर बिल्कुल, अगर कोई नया ज्वाइन कर रहा है, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि लाइक अगर वो मेरी एज का है, लाइक उसने अगर कॉलेज में ही डिसाइड कर लिया है, तो आई विल सजेस्ट कि वो गेट और ESE दोनों को ऊपर जाए, क्योंकि दोनों एग्जाम्स कहीं ना कहीं तो बेनिफिट करते हैं। जैसे इंजीनियरिंग सर्विस अगर मेंस की बात करें, अगर आप उसका थोड़ा प्रिपरेशन कर लेंगे तो आपको गेट में हेल्प करेगा, बिकॉज गेट में थोड़े लेंथी, थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आप लेंथी क्वेश्चंस मेंस के कर लेंगे तो वो आपको बेनिफिट डेफिनेटली करेगा गेट में। और अगर आप गेट के क्वेश्चंस करते हैं, जो बेसिकली गेट के क्वेश्चंस आर बिट टफ, तो वो आपको प्रीलिम्स में हेल्प करेगा ESE के। तो अगर आप दोनों की प्रिपरेशन करें, क्योंकि नोट्स तो देखिए दोनों के सेम ही है, टेक्निकल पार्ट की अगर हम बात करें तो वो बिल्कुल सेम है,
तो आपको बस ये करना है कि अपने नोट्स वगैरह स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक्स वगैरह क्लियर करना है, अपने नोट्स वगैरह बनाते रहना है, रेगुलर टाइम टू टाइम रिवीजन करना है, एंड देन यू स्टार्ट विद द टेस्ट सीरीज। एंड बिफोर दैट रिवीजन यू ऑल्सो शुड प्रैक्टिस, लाइक इफ़ अगर कोई वर्कबुक है या फिर अगर कोई बुक आप फॉलो कर रहे हैं तो उसके सारे जो भी क्वेश्चन है वो सब आप एक बार कर लें। और इंपॉर्टेंट थिंग इज़ जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं और ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं उनको आप ज़रूर मार्क करें, क्योंकि वो ही क्वेश्चन आपको एंड में रिवीजन के टाइम करना है, बाकी सबको नहीं करना है। तो इट विल सेव योर टाइम ऑल्सो एंड ट्राई टू make short notes as well, because those are the things which will help you in the end. ओके, जीएस पोर्शन को अगर थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत अनसर्टन है। Yes, sir. समझ में नहीं आता है अभी कि कहाँ से क्या क्या पढ़ें, ये आएगा कि नहीं इस बात की भी गारंटी नहीं है। तो आप कैसे इस चीज़ को लेके चलते थे? सर जीएस में देखिए 10 सब्जेक्ट हैं, तो उसमें 2 सब्जेक्ट हैं हमारे एप्टीट्यूड और एक है मैथमेटिक्स। सर मैंने दोनों बार ऑब्जर्व किया है कि दोनों पोर्शन से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, ऑलमोस्ट 27 to 30 क्वेश्चंस आते हैं, विच कवर्स 54 to 60 मार्क्स ऑफ योर्स। तो मैंने दोनों बार ऑलमोस्ट 54-55 मार्क्स मैंने इसी में से अचीव किया है, और वो इतना ईजी आता है कि अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन के साथ अगर आप उन क्वेश्चंस को करेंगे ना तो मोस्टली सब क्वेश्चंस हो जाते हैं, और वो गेट लेवल से कम ही है उनका भी, अगर आप डिफ़िकल्टी लेवल देखें तो अगर आप 50 नंबर अपने वहीं ले आते हैं, देन अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक 80+ अगर आप स्कोर कर रहे हैं जीएस पार्ट में, विच इज़ अ गुड थिंग। तो 50-55 तो आपके यहीं हो गए, तो बाकी 40 नंबर लाना तो फिर इतना बड़ी बात नहीं है बाकी के 8 सब्जेक्ट्स में। अगर हम चलो करंट अफेयर्स को निकाल भी दे, बिकॉज करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थोड़ा नेक्स्ट लेवल जा रहे हैं, लाइक उसके लिए अगर कोई सीएससी का प्रिपरेशन कर रहा है, मे बी ही विल डू बेटर इन दैट पर्टिकुलर सेक्शन, बट अगर कोई सिर्फ इंजीनियरिंग सर्विस का कर रहा है तो वो ज़्यादा इन चीज़ों पर फोकस करता नहीं है। तो यही है कि अगर हम वो पार्ट को छोड़ भी दें उसके बाद भी हमारे 7 सब्जेक्ट बचते हैं, तो उसमें कुछ ईजी सब्जेक्ट्स भी है, जैसे स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी हो गया और एनवायरनमेंट हो गया, देन एक इंजीनियरिंग ड्राइंग है। तो ये थोड़े स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप इनसे भी आराम से आप है ना 10-12 क्वेश्चन तो ईजिली निकाल सकते हैं इन टोटल। सो इन ओवरऑल ये है कि स्कोर लाया जा सकता है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। ऑल यू नीड इज़ मोर प्रैक्टिस इन दैट मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग पार्ट, और बाकी जो आप जो भी कर रहे हैं, क्योंकि अब देखिए सर सिलेबस इतना है कि सब कुछ तो हो नहीं सकता, और सिलेबस इसका डिफाइंड है नहीं, तो आप जितना भी कर रहे हैं वो एक बार के लिए सफिशिएंट है। बस आपने जितना किया उसको रिवीजन करिए, क्योंकि इन दी एंड आप अगर प्रैक्टिस अगर रेगुलर करते हैं तो वो एक इंट्यूशन होता है जो एक अंदर डेवलप हो जाता है। तो वो क्वेश्चन अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे ना, तभी वो वहाँ पे एग्जाम में जाके आपको थोड़ा क्रैक करेगा कि यार ये क्वेश्चन मुझे एक्चुअल में अटेम्प्ट करना है या नहीं करना है। क्योंकि फैक्चुअल जो क्वेश्चन है वो तो सबके लिए, वो किसको आता है नहीं आता है, और ऐसे क्वेश्चन 10 से 20 मिल जाएंगे आपको। कुछ बहुत डिफिकल्टी ऐसा लगेगा कि यार बहुत इनका लैंग्वेज ही बहुत डिफिकल्ट सा आ गया है, वो समझ नहीं आएंगे, लेकिन बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैंने देखा है कि 60 to 70 क्वेश्चन ईजिली वन कैन अटेम्प्ट। ओके। मेंस के बारे में अगर बात करें, क्योंकि पूरा सब्जेक्टिव हो जाता है, आप बाकी सारे एग्जाम्स दिलाते हैं, सब में ऑब्जेक्टिव रहता है, ऑब्जेक्टिव एक आदत बन गई रहती है। मेंस के लिए कैसे करना चाहिए? आप कहाँ से इतना टाइम लाते थे कॉलेज के साथ कि आप मेंस का भी प्रैक्टिस कर सकें? सर मेंस की प्रिपरेशन मैंने बेसिकली जब मैं फर्स्ट टाइम इंजीनियरिंग सर्विसेज में अपेयर हुआ था, तो प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद ही मैंने मेंस का स्टार्ट किया था प्रिपरेशन। तो तब मैं ग्रेजुएट हो चुका था, तो मैं घर पे था, मुझे पता था कि 3 महीने में मेंस होने वाला है। तो मैंने बस यही किया कि पूरा 3 महीना अपना बिल्कुल लगा दिया उस पर। मैंने रिजल्ट का नहीं सोचा, मैंने बस ये सोचा कि यार ये 3 महीना है, इसमें जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकता है करी जाए। और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट करेगा वो बाद में, जितने ज़्यादा आप टेस्ट सीरीज़ लगाएंगे। और इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि एक एटमॉस्फेयर होता है एक मेंस के एग्ज़ाम का, और वो 3 घंटा लगातार 2 पेपर देना, इट्स नॉट ईजी। तो वो जो एनवायरनमेंट है वो आप ट्राई करिए कि आपके घर में हो। अगर आप टेस्ट सीरीज़ भी दे रहे हैं तो लाइक प्रॉपर प्रिंट आउट निकालिए, उसको प्रॉपरली उसको उन क्वेश्चंस को कीजिए, और पूरे टाइम बाउंड 3 घंटे के अंदर करना है तो वही कीजिए। तो मेरे लिए तो प्रैक्टिस ज़्यादा थी, मैंने प्रैक्टिस वगैरह ज़्यादा की और एंड में क्वेश्चंस भी ज़्यादा लगाए। तो ये चीज़ है ना, मेरे को सेकंड अटैम्प्ट में दोनों एग्जाम्स में बेनिफिट करी थी, गेट में भी और इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस में भी। एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एक्चुअली इम्प्रूव्ड 97 मार्क्स फ्रॉम लास्ट ईयर्स मेंस to this year. Like last year my main score was 352 out of 600 and this year it was 449. Okay. So जो भी था वो लास्ट ईयर की प्रैक्टिस और इस बार की प्रैक्टिस दोनों को मिला के काम आया, क्योंकि इन दी एंड सब स्कोर ही देखते हैं आपका, जितना ज़्यादा स्कोर होगा उतना अच्छा रैंक होगा। तो मार्क्स लाने के लिए क्या करना है, तो वो तो प्रैक्टिस ही। और सर रिटर्न पार्ट मेरा हमेशा से थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहा है, तो विच आई फील कि थोड़ा इस बार अच्छा वर्क किया, एडवांटेज मिला। ओके। इंटरव्यू के लिए कैसे किया करते थे, मतलब कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आप एक बहुत यंग पर्सनैलिटी हैं, यंग गए होंगे वहाँ पर इंटरव्यू पैनल के सामने,
क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी गई, क्या लगता है जो आपके लिए वर्क किया इंटरव्यू में? सर एक्चुअली मेरा अगर आप इंटरव्यू का स्कोर देंगे तो इतना ज़्यादा है नहीं, अच्छा। बट ऐसा है कि जैसे फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट टाइम तो वो लाइफ का इतना बड़ा इंटरव्यू था, तो पहली बार था, तो सब बिल्कुल डर का माहौल होता है पूरा। बाहर आप चाहे कितने रिलैक्स हो, लेकिन जब आप एंटर करते हैं एक बार रूम में, तो एक बार देख के थोड़ा मामला डगमगा जाता है कि थोड़ा डर लगने लगता है, एंग्जाइटी रहती है काफ़ी ज़्यादा, लाइक क्या क्वेश्चंस आएंगे क्या नहीं आएंगे। तो हुआ ये कि लास्ट जो फर्स्ट अटैम्प्ट था उसमें थोड़ा मेरा जो इंटरव्यू था वो थोड़ा टेक्निकल पार्ट थोड़ा ऐसा ज़्यादा चला गया कि लाइक वो ऐसा टेक्निकल पार्ट था जो कवर नहीं होता है मोस्टली, और वो बस उसमें घुसते ही चले गए, घुसते चले गए, घुसते चले गए। तो अगर वो इम्प्रेस हो जाते हैं आपसे तो लाइक दे कैन गिव अ लॉट, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा मार्क्स भी दे सकते हैं आपको। अगर वो नहीं हुए तो फिर आपको कम भी दे सकते हैं, जो मेरे साथ हुआ। तो ये एक मैंने इशू फेस किया, एंड उसके बाद मुझे लगा कि सेकंड से इस बार थोड़ा बेटर था, बट स्टिल इतना स्कोर ज़्यादा था नहीं। बट दोनों इंटरव्यूज से मैं ये कहूँगा कि जो मैं कंक्लूजन निकालता हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट है ESE के इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए, वो ये है कि जो हमारा एप्लीकेशन बेस होती है इंजीनियरिंग रिलेटेड, आप उनको पढ़िए ज़्यादा से ज़्यादा। आप मतलब सोशल मीडिया तो हम लोग सब चलाते ही हैं, लेकिन मोस्टली अगर देखें तो 80 to 90% उसमें टाइम वेस्ट ही होता है, वो कहीं जाता नहीं है, प्रोडक्टिव होता नहीं है। तो ट्राई टू डू समथिंग प्रोडक्टिव आउट ऑफ इट। जो यूट्यूब है अगर रिलेटेड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, जैसे मैं तो इलेक्ट्रिकल रिलेटेड जो भी अभी न्यू इन्वेंशंस आ रही है, जो भी रिसर्च वगैरह चल रही है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया, बैटरीज हो गया, तो इन सब को लेके आप जितना सोर्स गैदर कर सकते करिए। नया नया क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है, क्योंकि वो भी आपको मौका देंगे कुछ बताने का। लाइक वो डायरेक्ट आपको बोल देंगे अगर कि चल लेटेस्ट क्या चल रहा है, तो वो एक ओपन क्वेश्चन है कि आपको अगर पता होगा तो आप बिल्कुल डेफिनेटली बता पाएंगे। और फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग होंगी, अब वो कितना आपने डेप्थ में पढ़ा है वो आपको, अगर हम उनके सारे क्वेश्चंस का जवाब कर पाते हैं, या सारे भी नहीं, अगर इनफैक्ट आधे भी करते हैं, आई स्टिल फील कि वो काफ़ी खुश रहेंगे उस चीज़ से। तो एक ये पार्ट है। बाकी तो थ्योरी पार्ट तो हम लोग वैसे ही पढ़ते हैं, उसको मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा इंटरव्यू में प्रिपरेशन करने का ज़रूरत है। बट ट्राई टू फोकस ऑन दैट एप्लीकेशन पार्ट, एंड आपका जो पर्सनल जो एक डैफ फिल होता है बिफोर द इंटरव्यू, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, तो अगर आप उसके ऊपर अपना अच्छे से प्रिपेयर करें और ये वाला पार्ट देखें तो ठीक है। इसके अलावा आप 2-3 अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट सबके होते ही हैं, कई बार वो पूछ लेते हैं कि आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स कौन से, अच्छे सब्जेक्ट्स कौन से हैं, वो बताइए। तो एक वो भी कभी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि हम बोल देते हैं जिस सब्जेक्ट में हम कंफर्टेबल हैं, लाइक ईजिली थिंग्स गोज लाइक दिस। कई लोगों को मतलब 4-4, 5-5 साल लग जाते हैं, आपने इतनी जल्दी निकाली। क्या लगता है कि आपका क्या सीक्रेट था इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए? सर सबसे पहला तो मैंने आपको बताया कि मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था रिटर्न पार्ट, और रिटर्न पार्ट इंक्लूड्स 1100 आउट ऑफ 1300 जो टोटल स्कोर है, तो वही एक मेरे लिए शायद सबसे बड़ा बेनिफिट था। और मैंने तो बस सर प्रैक्टिस ही बहुत ज़्यादा की है, और तो मतलब प्रैक्टिस इतनी करी है कि लास्ट के जो सेकंड अटैम्प्ट दोनों थे उसमें प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करता गया मैं बस, और वही इन दी एंड रिफ्लेक्ट हुई रिजल्ट। कितना टाइम देते थे रोज? सर डेली, मतलब मैंने पिछले 2 साल में एक भी दिन ऐसा नहीं किया जिस दिन मैंने कुछ ना पढ़ा हो। एटलीस्ट डेली मतलब 4-5 तो घंटा तो फिक्स होता ही था, अगर कहीं से बाहर घूमने भी जाना है तो, लाइक फ्रेंड्स के साथ बाहर चले गए या फिर कुछ और कोई फंक्शन हो गया, इतना अटेंड कर लिया, ज़्यादा नहीं, बट अदरवाइज ऑन एन एवरेज 8 to 10 आवर्स तो लग जाता था। रेगुलर आप कर लेते थे? हाँ 8 आवर्स। मेरा सुबह सर एक वो होता है कि हर इंसान का एक अपना लाइफ साइकिल, वो एक साइकिल होता है डे का, एक पर्टिकुलर टाइम में वो होता है कि जब वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो मैं एक्टिव सबसे ज़्यादा रहता था मॉर्निंग में, लाइक 9 to 2, तो मैं डेली 9 to 2 मॉर्निंग में पढ़ता ही था। तो इससे 4 से 5 घंटे, 4 घंटे की तो इफेक्टिव स्टडी मेरी हो ही जाती थी वहाँ पे। बाकी फिर पूरा दिन आपके पास, अगर आप अपना जो टारगेट है उसका 50-60% भी अगर आप दोपहर से पहले मतलब अगर अकम्प्लिश कर लेते हैं, उसको कंप्लीट कर लेते हैं, तब फिर आपका पूरा दिन ऐसा लगता है आपको यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, उसमें आप अपना अदर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, बाकी जो टारगेट है उसको पूरा अचीव भी कर सकते हैं। तो बाकी 2 घंटा फिर शाम से पहले दोपहर के टाइम निकाल लिया, दोपहर के बाद, दोपहर में तो थोड़ा खाना वाना खा के फिर नींद वगैरह भी आती है लोगों को, सोना है तो सो लो आधा 1 घंटा, पावर नैप काइंड ऑफ अ थिंग। तो उसके बाद 1-2 घंटा तब निकाल लिया, एंड देन लास्ट में फाइनली रात में जब खाना खा के जब बैठते हैं तो 2 घंटा तब निकलता था। वेरी गुड। आप लोगों की लाइफ में मतलब डिस्ट्रैक्शन नहीं आता है क्या? प्रॉब्लम नहीं होते थे कि मैं जो नॉर्मली लोगों से बात करता हूँ तो ऐसा रहता है कि सर कुछ प्रॉब्लम आ गई, कोई थॉट्स आ गए, या बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, ये सारी चीज़ें नहीं आती? आप कैसे टैकल करते? आई एम श्योर कि प्रॉब्लम तो आती होगी, पर आप उसको कैसे हैंडल करते थे, ये बताइए। सर वो प्रॉब्लम सिर्फ अगले 10-15 मिनट के लिए होती है। अगर आपने उस सिचुएशन को अगले 15 मिनट में टैकल कर लिया तो वो चला जाएगा थॉट। लाइक मैं क्या करता था कि अब ठीक है, अब अगर ऐसा कोई थॉट आ रहा है तो आसपास क्या है, या तो लोग हैं, फैमिली है या फ्रेंड्स हो, उनसे बात कर लो।
नहीं तो फिर फ़ोन है आपके पास। अब फ़ोन में मैं अब कभी मुझे ऐसा थॉट आता था एक पढ़ाई का मन नहीं कर रहा है, थोड़ा 15-20 मिनट मैंने चला लिया यूट्यूब पे। अब यूट्यूब पे ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ मुझे कॉमेडी जैसे पसंद है, तो मैं कपिल शर्मा शो देख लिया करता था, उसका कोई क्लिप देख लिया, थोड़ा कोई पुराने एपिसोड्स देख लिए, तो उससे थोड़ा सा माइंड रिलैक्स हो जाता था एंड देन वापस फिर पढ़ाई स्टार्ट कर देता था। और सेल्फ एक जो डेडिकेशन है वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, और मेरे ख्याल से पेशेंस और जो मेंटालिटी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी होनी चाहिए इस क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विसेज है बेसिकली आपका टेस्ट, आपका जो पेशेंस है वो बहुत ज़्यादा टेस्ट करता है, क्योंकि एग्ज़ाम पूरा साल भर चलता है, पहले प्रीलिम्स देन मेंस देन इंटरव्यू, तो लाइक दिस। ओके, तो एकदम पहले से एम बना के रखा था कि लाना है तो फर्स्ट रैंक लाना है, ऐसा कुछ? नहीं तो ऐसा तो कुछ नहीं था, वो तो फर्स्ट रैंक तो कोई एम नहीं करता, अगर एम करके जाएगा तो हो सकता है शायद सिलेक्शन भी ना हो फिर, लेकिन हाँ सिलेक्शन का एम ज़रूर करना चाहिए, और स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा फोकस नहीं रखना चाहिए इस चीज़ पे, क्योंकि ये तो रिजल्ट एंड रिजल्ट है, अगर आप मेहनत करोगे तो वो अचीव होगी। तो स्टार्टिंग से आप मतलब थोड़ा अपने बेसिस को क्लियर कीजिए, थोड़ा टाइम देना है सब्जेक्ट्स को, लाइक ऐसे नहीं है कि सब कुछ इन रश में चल रहा है, थोड़ा 1-1.5 साल लगता है इन एग्जाम्स में, एंड देन फिर धीरे धीरे एक लेवल बनता है, लेवल अचीव होता है, और फिर हो सकता है कि AR1 किसी और की भी आ जाए। ओके। कैसा था वो रिजल्ट का डे जिस दिन आया था? क्या कर रहे थे, कैसा माहौल था, किसके भी? सर रिजल्ट का डे ऐसा था कि मैं अभी करंटली आई एम वर्किंग इन IOCL, तो अंडर ट्रेनिंग है, देन मैंने IOCL ज्वाइन ही किया था, 10-12 दिन ही हुए थे, तो मैं जस्ट बैठा था, हम लोग राउंड टेबल पे बैठे थे, कोई चल रहा था, सेशन चल रहा था, तो लाइक एक फ्रेंड का कॉल आया, तो फ्रेंड मुझसे हमेशा मतलब इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड है ना, उनसे बात हुई थी, तो मैं समझ गया कि यार रिजल्ट आ गया। और मैं उस दिन सुबह उठा था, मुझे पता था कि लाइक मैंने 2 साल में पैटर्न देखा UPSC का, वो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडेज में से रिजल्ट डिक्लेयर करता है। अरे 15 दिसंबर को लास्ट इंटरव्यू था, देन उसके बाद एटलीस्ट 7 डेज लगता है इंटरव्यू आने में, तो रिजल्ट आने में, तो मुझे लगता था कि यार या तो आज आ जाएगा, अगर आज नहीं आया तो फिर क्रिसमस है, न्यू ईयर है, फिर न्यू ईयर के बाद आएगा। तो उस दिन थोड़ा तबीयत ख़राब था, लेकिन वो जब रिजल्ट आया तब सब सही हो गया था। लेकिन उन्नका कॉल आया, उन्होंने बोला कि भाई तुम क्या उन्होंने बोला तुम क्या किए, मैंने कहा क्या हुआ बताओ, लाइक कि तुम फर्स्ट रैंक कैसे मार लिए भाई। तो उन्होंने ऐसे बोला, फिर लाइक मैंने बोला कि मुझे तो एकदम से बिलीव नहीं हुआ, फिर मैंने उनको बोला कि ठीक है अच्छा PDF भेजो एक बार देखते हैं। जब PDF आया तो फिर थोड़ा मतलब से शिवरिंग करने लगा कि अरे यार ये क्या हो गया। फिर आसपास जो बैठे थे लोग, उनको दिखाया लाइक इट एक्चुअली हैपेंड। देन फिर तो सब लोग, काफ़ी लोग थे, रिजल्ट्स आया, बाकी लोग भी 2-3 लोग और थे वहाँ से जो सिलेक्ट हुए, देन फिर तो सब लोगों ने आके फिर कॉन्ग्रेचुलेट किया, एंड आफ्टर 10-15 मिनट्स आई वेंट आउट एंड कॉल्ड माई पेरेंट्स, टोल्ड देम दैट इट्स हैपेंड। मुझे खुद गूज़बम्स आ गए याद करके, मतलब वो मोमेंट लिव करके आप बैठे हो गए वहाँ पर, धीरे धीरे सबको बता रहे करके फर्स्ट रैंक आ गया करके। बताने का तो मौका ही नहीं मिला सर, पता ही चल रहा था सबको। आग की तरह बात फैल जाती है। हाँ, एक बार अगर पेरेंट्स को बता दिया देन फिर रिलेटिव्स में पूरा फैल जाती है, अगर एक फ्रेंड को भी पता चला तो वो सबको बता देता है। वहाँ पे हॉल में 70 लोग बैठे थे, सबको पता चली गया था तुरंत 1 मिनट के अंदर। फाइनली एक लास्ट क्वेश्चन, रिविजन और टेस्ट सीरीज कैसे आप मेंटेन करते थे, आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहती थी, उसके बारे में बताइए। रिवीजन मैंने शॉर्ट नोट से रिवीजन किया है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि आप 200, 300, 400 पेज के नोट्स को बार बार पढ़ें। तो 200 पेज के अगर नोट्स है तो आप ट्राई करें कि उसको 20 से 30 पेज के अंदर कंप्लीट हो जाए। अब उसमें मैं क्या करता था कि जो अपने फार्मूलाज हो गए सारे, या फिर कोई ऐसी लर्निंग है जो थोड़ी हटके है बाकी चीज़ों से, लाइक बाकी सब तो बेसिक है, वो तो हमें पता ही है, तो जो डिफरेंट जो थोड़े न्यू पॉइंट्स हैं तो उनको उसमें शॉर्ट नोट्स में लिख लिया बना के। उसके अलावा टेस्ट सीरीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो टेस्ट सीरीज़ तो कर लिया, टेस्ट तो सब देते हैं, लेकिन उसके बाद जो एनालिसिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं उस टेस्ट में, और मैं कितने कर पा रहा हूँ, कितने नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा एक्चुअल में कौन सा पोर्शन वीक है, तो ये सब चीज़ें एनालिसिस करना। और टेस्ट सीरीज़ भी ऐसा है कि एक ऑप्शन देता है आपको बुक मार्क करने का, तो आपको जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है या जो सिली मिस्टेक्स हुई है, क्योंकि गेट में देखा है थोड़े ट्रिकी होते हैं, वो पूछ कुछ रहे होते हैं और आप आंसर तो आपने निकाल दिया, लेकिन एक्चुअल में वो पूछ नहीं रहे, वो कुछ और पूछ रहे हैं, तो एक वो चीज़ है। तो ये सब चीज़ें जो है वो टेस्ट सीरीज़ देख के क्लियर हो पाती है, और उन क्वेश्चंस को आप मार्क करिए, लाइक जब आप लास्ट में रिवीजन कर रहे होंगे तो रिवीजन के साथ क्वेश्चन करना फिर इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को वापस किया, कोई मैंने नए क्वेश्चन नहीं लिए लास्ट के 15-20 दिन में, उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने वापस सॉल्व किया खुद से, एंड देन फिर रिजल्ट दिखता है। मतलब अगर आपने पहले 100 क्वेश्चन भी गलत किया है तो एटलीस्ट 50-60 तो सही हो ही जाते थे फिर नेक्स्ट फाइनली। ओके, पहली बार सिलेक्शन नहीं हुआ था उस दिन दुख लगा होगा यार, नहीं हो पाया। हाँ, तो वो
लोज को आप कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि लाइफ में सबके लोज आते हैं। और मैंने ये चीज़ गौर की है, मैंने बहुत इंटरव्यूज़ लिए हैं, गेट एंड ESE के 50+ इंटरव्यूज़ होंगे, और एक चीज़ जो है वो ये कि ना जो लोग ना पिछले में सिलेक्ट नहीं हुए रहते ना, वही अगले में टॉप करते हैं। तो कैसे उस पॉइंट को आपने हैंडल किया, लोज को आप कैसे हैंडल करते थे? सर जैसे कि फर्स्ट टाइम मैंने जो एग्ज़ाम दिया था वो गेट 2021 था, तो उसमें तो जस्ट मेरा कोर्स कंप्लीट ही हुआ था, तो मुझे पता था कि यार इतना अच्छा रैंक नहीं आएगा। फॉर अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस रखना भी गलत चीज़ है खुद से। तो जितना भी रैंक आया 1100 समथिंग रैंक आया, तो आई वॉज हैप्पी कि चलो एटलीस्ट कोर्स हो गया है। और ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम से थोड़ा टाइम लगता है, एक अटैम्प्ट और देना चाहिए। और मुझे लगता है कि 1 से 2 अटैम्प्ट मैक्स है, 2 अटैम्प्ट में अगर आप सीरियसली कर रहे हैं तो दूसरे अटैम्प्ट में डेफिनेटली आप सिलेक्ट हो ही जाओगे। तो पहला तो एक वो लो था, लेकिन वो था उस टाइम वो था कि एक मेंटली स्ट्रांग था मैं कि हाँ चलो मतलब ये तो स्टार्ट ही हुआ है, प्रैक्टिस तो अब करनी है, रिवीजन अब करना है, अब आएंगे एक्चुअल एग्जाम। अब इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम आएगा 21 वाला, देन फिर गेट होगा, फिर 22 का आएगा अगर फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ तो तब ऐसा था। देन फिर क्या गेट हो गया था और ESE भी, ESE तो का तो पूरा हो गया था। देन फिर गेट एग्जाम हुआ और गेट का रिजल्ट पहले आ गया था। तो गेट में जब 62 रैंक आई तो लगा कि चलो अश्योर हो गई कि यार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोई PSU तो मिल ही जाएगा। तो एक वो अश्योरेंस था जिसकी वजह से जब 10-12 दिन बाद इंजीनियरिंग सर्विस का रिजल्ट आता है तो उसमें नहीं हुआ, लिस्ट में नाम नहीं दिखा, तो थोड़ा बुरा लगा, बट ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी नहीं। मतलब ऐसा था कि यार मुझे पता था अपना एक जो एनालिसिस होता है वो मुझे पता था कि यार मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। तो मुझे लग रहा था कि यार या तो जस्ट इन बॉर्डर पे होऊंगा मैं, जस्ट इन एंड आउट का सिचुएशन होगा, जस्ट या तो क्लियर करूँगा या नहीं कर पाऊंगा। तो फिर 3-4 दिन बाद जब स्कोर कार्ड आया तो उसमें 14 मार्क्स कम थे, तो लाइक मेरा एनालिसिस ठीक था। फिर मैंने देखा कि मेंस में थोड़ा कम स्कोर था, तो वो मेंस पे ज़्यादा फोकस करना था मुझे और इंटरव्यू पे था, बट मेंस जो रिटर्न पार्ट है वो मेरा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मैंने फिर उसी पे फोकस किया। देन उसके बाद तो फिर क्या था, प्रीलिम्स तो हम नेक्स्ट ईयर का पहले ही दे चुके थे, तो लाइक वो एक अच्छी चीज़ थी कि एक एग्ज़ाम तो पहले ही हो गया और वो भी अच्छा ही हुआ था। तब फिर तो मेंस बचा था आगे, फिर तो पूरा ये था कि एक जॉब तो हाथ में है गेट के थ्रू, तो बस अब 3 महीने बचे हैं, 3 महीने में पूरा मेंस पे जोर लगा देना एक बार वापस, और वो हो जाए एक बार तो फिर तो ठीक है। फिर मेंस का एग्ज़ाम हुआ, अच्छा हुआ एग्ज़ाम। फिर मुझे लग रहा था कि हाँ चलो इस बार सिलेक्शन का है चांस, बस इंटरव्यू देखना है, बाकी देख लेंगे, और फिर सब हुआ, बढ़िया था सब। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, इतनी सारी चीज़ें आपने बताई ना, पर पढ़ाई की बहुत सारी बातें हो गई हैं। लेट्स मूव ऑन टू आवर फन राउंड, दैट इज़ द रैपिड फायर राउंड। मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, जो चीज़ आपके दिमाग में सबसे पहले आएगी वो आपको जवाब देना है, ओके? अगर आपको टाइम मशीन मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे, कौन से टाइम पे, क्या करेंगे? बचपन में जाएंगे। बचपन में बिल्कुल कोई स्ट्रेस नहीं होता था, बिल्कुल चिल, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो एक स्कूल का टाइम होता था जब हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में होते थे, नए नए बच्चों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, दोस्त बना रहे हैं, वो जो एक पीरियड था वो मेरे हिसाब से एक ऐसा पीरियड है जो बेस्ट रहता है, जो सब चाहेंगे। अगर ये क्वेश्चन अगर आप किसी और से ही पूछेंगे तो मेरे ख्याल से सब इसका जवाब यही देंगे कि बचपन में जाना है। फ्यूचर तो कोई नहीं जाना चाहेगा ऑब्वियसली। अगर आपको पूरा वर्ल्ड सुन रहा हो तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? पूरा वर्ल्ड सुन रहा हो तो उनको मैं क्या कहना चाहूँगा, इसके लिए मुझे एक्चुअली कुछ दिमाग में आ नहीं रहा है, क्योंकि लाइक अभी तो बड़ा मुश्किल है ये सब चीज़ें कहना, लेकिन पूरा वर्ल्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सोच नहीं पा रहा हूँ इसके लिए, मैं कुछ आ नहीं रहा था। अगर आपको विश मिले, जीनी आपके सामने हो, हाँ 3 विशेष आपको मिले तो आप क्या मांगेंगे? 3 विशेष अगर मिले, सब पहली तो है कि मुझे यहाँ से टेलीपोर्ट करके कोई अच्छी पहाड़ वगैरह में, जैसे स्विट्ज़रलैंड वगैरह, यहाँ पे पटक दिया जाए, मैं वहाँ घूमना चाहता हूँ। सब पहले एक तो ट्रैवलिंग है, दूसरी है कि अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, लाइक उनको भी थोड़ा अब टाइम है कि अब मैं पेरेंट्स के लिए कुछ करूँ, तो उनको भी अगर वर्ल्ड टूर टाइप ऐसा कुछ अगर हो सके तो बहुत बढ़िया है। ओके, एक और बची हुई है? नहीं सर, 2 ही बहुत है, ज़्यादा लालच चलेगा। छोटी छोटी क्वेश्चन। थर्ड है आपका फेवरेट फूड जो आपको कभी भी खाने को मिल जाए, बहुत सारा मिल जाए, खाते रहे? सर वो तो पाव भाजी है। पाव भाजी? हाँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा है कि मैं ज़्यादा खा नहीं पाता हूँ, स्टोरेज नहीं कर पाता हूँ, लाइक लिमिटेड, आई ईट वेरी लिमिटेड, और एक वो एक हैबिट बन चुका है, वो स्टार्टिंग से एक हैबिट बनता आ रहा है, तो मैं ज़्यादा, मुझसे खाया ही नहीं जाता है सर। बट वहाँ जब लोग जाते हैं जहाँ अनलिमिटेड बुफेज वगैरह होते हैं, मैं उनको देख के बड़ा वो करता हूँ कि यार पैसे तो सबने बराबर दिए, पैसा वसूल नहीं कर पाता, पैसा वसूल नहीं कर पाता मैं सर वहाँ पे, जब खाने की बात आती है तो बड़ा जल्दी पेट भर जाता है। लास्ट क्वेश्चन, अगर आपको मौका मिले कि आप किसी पर्सनैलिटी जो अब नहीं है दुनिया में, उनसे मिलने का मौका मिले तो किन से मिलेंगे, क्या बात करेंगे? सर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम।
ओके सर जो उन्होंने किया है देश के लिए वो मतलब एक इंस्पिरेशन है वो एक अपनी कंट्री के लिए, स्पेशली फॉर द यूथ एज वेल। लाइक अभी भी मैं उनकी कुछ स्पीच वगैरह है वो सुनता रहता हूँ, जो वो इंटरेक्शन था जो उनका young वो students से, बेस्ट बेस्ट था। तो जब वो क्वेश्चंस करते हैं, वो जो क्यूरियोसिटी लेवल होता है उस टाइम पे, वही क्वेश्चन उस टाइम पे ही आते हैं, और वो जो जिस वे में उनका आंसर करते हैं और जो आंसर करते हैं सर, बहुत बहुत बढ़िया सर। मुझे लग रहा है ना आज आपसे बात करके आप इतने यंग एज में बन चुके हैं ना ऑफिसर, आप बहुत कुछ करेंगे देश के लिए। सर बिल्कुल, थैंक यू सर। बिल्कुल, थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए और इस इंटरेक्शन के लिए। आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर है इतने अच्छे आंसर्स देने के लिए। ओके सर, थैंक यू सर। हमारे यहाँ एक प्रथा है कि आप एक नेक्स्ट टॉपर को टैग करते हैं ताकि वो भी यहाँ पर अपने व्यूज शेयर कर सकें, तो आप किन को टैग करना चाहेंगे? इसी साल मैकेनिकल के भी एक टॉपर हैं, अभिषेक कुमार तिवारी। मैं चाहूँगा कि वो भी आएँ और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। अभी शायद मैकेनिकल के टॉपर नहीं आए यहाँ पे, तो ज़रूर अगर वो आए तो वो भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, क्योंकि वो उनका फिफ्थ अटैम्प्ट था, उनका फिफ्थ अटैम्प्ट था, उन्होंने विथ जॉब वो चीज़ क्लियर की है। लाइक आई मेट हिम यस्टरडे एट राष्ट्रपति भवन, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे उनसे बात करके, और हम लोग साथ में ही थे, मेट्रो में साथ गए थे, वापस साथ आए थे। तो उनका जो एक्सपीरियंस था, मुझे लगता है कि अगर, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप कुछ बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो जॉब के साथ भी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो उनके लिए मेरे ख्याल से वो भी एक मोटिवेटिंग पर्सन रहेंगे। लाइक आप एग्ज़ाम के साथ अपनी जॉब के साथ आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो वो चीज़ उन्होंने भी करके दिखाई है। तो मेरे हिसाब से वो भी एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है लोगों के लिए, हो सकते हैं। सर आपको इनवाइट करते हैं हम यहाँ पर, ESC मैकेनिकल फर्स्ट रैंक अभिषेक जी। तो आप भी यहाँ पर आइए और हमारे साथ अपने व्यूज शेयर करिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, ताकि स्टूडेंट्स को बहुत सारा बेनिफिट हो सके। एंड एक फाइनल मैसेज चाहिए आपकी तरफ से, ताकि आपकी तरह लोग एक ऑफिसर बन सकें। एक यंग एज में क्या माइंडसेट रहना चाहिए, कैसे आपने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया, प्लीज़ बताइए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि पेशेंस जो है वो आपको रखना पड़ेगा। लाइक आपका पेशेंस ये है जो बार बार आपका टेस्ट होगा, और एक बार नहीं, ये पूरा लाइफ टाइम आपका टेस्ट होता ही रहेगा। सेकंड थिंग इज़ हार्ड वर्क। अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो डेफिनेटली आप सक्सीड होंगे। लाइक इस एग्ज़ाम में भी था, जब भी मैं जब इंजीनियरिंग सर्विस का देखता था, लाइक 2021 से 22 जब गए तो सीट्स बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो मैं ऐसे ही बोलता था मम्मी पापा को कि मम्मी पापा ये तो सीट ही कम हो गई इस बार, तो पता नहीं सिलेक्शन होगा नहीं होगा। कभी कभी थॉट आ ही जाता है ऐसा। तो बस यही था कि मम्मी हमेशा बोलती थी कि देखो अपने को एक सीट चाहिए, और बस वो एक सीट का था, बस वो मोटिवेशन था। आप कुछ भी कह लो कि पेरेंट्स का सपोर्ट भी था ही पूरा, फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे थे, फ्रेंड सर्कल अच्छा था। तो जब बाहर भी जाता था पूरा मज़े से बिल्कुल फ्रेश होके वापस आता था कि नेक्स्ट डे बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन करना है। तो यही है कि बस अपने फ्रेंड्स की अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करिए, वो जो बोलते हैं उनकी बात सुनिए, और ताकि इन द एंड आप भी जब सक्सीड हो तो उनके लिए कुछ कर सकें। थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड ऐसी वीडियोस आप लोगों के लिए और लाते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।